हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम कक्षा 9 विज्ञान विषय की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी के क्वेश्चन के साथ साथ उनके आंसर को भी हम समझेंगे, ताकि आपके आने वाले परीक्षा के लिए ये उपयोगी साबित हो और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो उसी कड़ी में आज हम अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। प्रत्येक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उनको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एक भाग में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और दूसरे पार्ट में हम जो बड़े प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो उसी कड़ी में आज हम चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 1 है, ठीक है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यू प्लस जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, छोटे प्रश्न उत्तर है, उनकी चर्चा हम करेंगे। और भाग 2 के अंदर हम इस चैप्टर के जितने भी बड़े प्रश्न बन रहे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। आपके सामने पहला प्रश्न है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही जवाब है उसको आपको टिक करना है। पहला प्रश्न है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो आप सब जानते होंगे पदार्थ की वैसे तो 5 अवस्थाएं होती है, लेकिन मूल जो अवस्था है वो कितनी होती है? 3, ठोस, द्रव और गैस। और 5 कौन कौन सी है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट। तो यहां पर ऑप्शन में 3 लिखा हुआ है, तो 3 आपका सही जवाब होगा। यदि यहां पर लिखा होता 5 तो आपका सही जवाब क्या होता? 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच जो खाली जगह है, रिक्त स्थान है, वो सबसे कम होता है? तो वो किसमें होता है? ठोस में। तो अगर आपको पूछा जाए तो सबसे कम स्थान किसमें होता है? ठोस में। ठीक है, उसके बाद किसमें होता है? द्रव में। और उसके बाद किसमें होता है? गैस में। यानी गैस के कणों के बीच में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है, उसके बाद द्रव के कणों में उससे कम, और ठोस के कणों के बीच में रिक्त स्थान सबसे कम होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ठोस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है, ठीक है, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, और सबसे कम जो आकर्षण बल है वो गैस के कणों के बीच में पाया जाता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ठोस के कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम, उसके बाद द्रव, और सबसे ज्यादा गैस के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम आकर्षण बल किसमें पाया जाता है? गैस में। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और नगण्य संपीड़िता होती है? यानी पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसका निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, और संपीड़िता यानी दबाने का जो गुण धर्म है वो सबसे नगण्य यानी न के बराबर होता है। उन चीजों को हम दबा नहीं सकते, तो वो होता है ठोस। कौन सा होता है? ठोस। ये आपको ध्यान रखना है कि ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, और जो संपीड़िता का गुण है वो क्या होता है? नगण्य न के बराबर। वही बात करें द्रव की, तो द्रव का आयतन निश्चित होता है। क्या निश्चित होता है? आयतन, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, और द्रव के कणों के बीच भी स्पष्ट सीमाएं पाई जाती है, और जो संपीड़िता है वो लगभग न के बराबर या थोड़ी बहुत पाई जाती है। वही बात करें गैस की, तो गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, और संपीड़िता सबसे अधिक होती है। यानी गैस के कणों को बल लगाकर या दाब लगाकर पास पास लाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे अधिक संपीड़िता गैस में, उससे कम द्रव में, और ठोस में सबसे कम या न के बराबर संपीड़िता का गुण पाया जाता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव के अंदर आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव को हम जिस बर्तन में ले लेते हैं उसी के आकृति या आकार वो ग्रहण कर लेता है, और गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। और सबसे अधिक संपीड़िता किसमें पाई जाती है? गैसों में। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है और उनके कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से गैस के कणों को दाब लगाकर पास पास लाया जा सकता है। ठीक, आगे अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है
विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण का मतलब है पदार्थ के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, यानी कि बहने का गुण। सिंपल भाषा में कहे तो बहने का गुण क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो सबसे अधिक विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है गैस में। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है? सबसे कम होता है। इस वजह से गैसों के अंदर विसरण यानी फैलने का या बहने का जो गुण है वो सबसे अधिक पाया जाता है। सबसे कम किसमें पाया जाता है? सबसे कम पाया जाता है ठोस में। ठीक है, फिर किसमें पाया जाता है? द्रव में। ठोस से अधिक किसमें होता है? द्रव में। और सबसे अधिक गुण किसमें पाया जाता है विसरण का? वो पाया जाता है गैस में। यह आपको याद रखना है कि विसरण का गुण ठोस में सबसे कम और गैस में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। अभी मैंने बताया पदार्थ की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है, तो वो होता है आपका द्रव। जैसे पानी, तो उसका आकार तो निश्चित नहीं होता, जिस भी बर्तन में हम भरते हैं उसका आकार वो ले लेता है, लेकिन क्या निश्चित होता है? आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? अभी मैंने बताया कि न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है ठोस में। क्यों? क्योंकि ठोसों के अंदर बहने का गुण नहीं पाया जाता। इसकी वजह है ठोस के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है, जो उसके कणों को मजबूती से बांधे रखता है। ठीक, और सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो आपको गैस बताना है। अगला, गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है? तो वो गुण है संपीड़िता। संपीड़िता का मतलब है किसी वस्तु पर या पदार्थ पर बल लगाकर उसके कणों को पास पास लाना। ठीक है, तो संपीड़िता का गुण गैस में सबसे अधिक पाया जाता है और ठोसों में सबसे कम पाया जाता है। ठीक है, अगला है बर्फ का गलनांक। गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलना शुरू कर देता है। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ किसमें बदलता है? द्रव में बदलता है, उसे कहते हैं बर्फ का गलनांक। तो बर्फ का जो गलनांक है वो कितना होता है? बर्फ का जो गलनांक है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? सॉरी, बर्फ का गलनांक। तो बर्फ का जो गलनांक है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। इस पर बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस से अगर जोरा सा भी तापमान ऊपर बढ़ेगा तो बर्फ धीरे धीरे पानी के अंदर बदलना शुरू हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला, निम्नलिखित में से सबसे अधिक संपीड्य होता है। अभी मैंने बताया सबसे अधिक संपीड़ित कौन होती है? गैस होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, तो संपीड़न का सबसे अधिक जो गुण है वो किसमें देखने को मिलेगा? ऑक्सीजन में मिलेगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट अभ्यस्त वाले प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। किसकी पूर्ति करनी है? रिक्त स्थानों की। पहला प्रश्न है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस कोई पदार्थ पिघल कर द्रव बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है? तो वह बच्चों उसका कहलाता है गलनांक। क्या कहलाता है? गलनांक। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको बोलते हैं गलनांक। और वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलकर भाप या वाष्प में बदलना शुरू करता है उसे बोलते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। अब बर्फ का गलनांक कितना होता है? अभी मैंने बताया था 273.15 केल्विन। अगर सेल्सियस में पूछे तो 0 डिग्री सेल्सियस। अगला, केल्विन का मात्रक क्या है? सॉरी, केल्विन खाली जगह का मात्रक है। तो केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन बच्चों ताप का मात्रक है। अगला है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। अगला, पदार्थ की खाली जगह अवस्था होती है। तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? 5 अवस्थाएं होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसे पूछा कि पदार्थ की मूल अवस्थाएं खाली जगह होती है तो कितनी लिखना? 3 लिखना, क्योंकि पदार्थ की मूल अवस्था 3 ही है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, यह आपका दूसरा प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, सही जोड़ी मिलाइए। आपको क्या करना है? मिलान करना है। अत्यधिक संपीड्य, सबसे अधिक संपीड्यता का गुण किसमें पाया जाता है? गैसों के अंदर। पदार्थ की अवस्थाएं यहां पर कितना दिया हुआ है? 3। बर्फ का गलनांक आपको सबको पता है, बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। क्वथनांक का मतलब क्या है? कि जिस पर पानी भाप में बदलना शुरू हो जाता है यानी उबलना शुरू होता है। तो 373 केल्विन का मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस। इस पर पानी भाप बनना शुरू हो जाता है।
ठीक है, ये था आपका तीसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। बिल्कुल सही बात है कि गैसीय अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ही कम होने के कारण गैस के कणों की जो गति है वो अनियमित होती है और बहुत ही तीव्र होती है, तेज गति से होती है। ठीक, पहला कथन सत्य है, तो आप लिखोगे इसके सामने सत्य। दूसरा, वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। बिल्कुल सत्य बात है। कैसे? आपने देखा होगा कि जैसे गर्म चाय है, एक हमने गिलास के अंदर ली है और एक हमने कटोरे के अंदर ली है, तो आप देखेंगे कि जो कटोरे के अंदर चाय ली है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कटोरे का जो सतही क्षेत्रफल है वो ज्यादा होने के कारण उसका वाष्पीकरण तेजी से होता है। लेकिन गिलास के अंदर जो रखी हुई चाय है, तो गिलास का जो सतही क्षेत्रफल है वो कम होने के कारण उसका वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है और वो धीरे धीरे ठंडी होती है। तो हम कह सकते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। जैसे हम किसी कपड़े को एक फैला के सुखाते हैं और एक ऐसे बिना फैलाए सुखा देते हैं, तो जो फैलाकर सुखाएंगे वो जल्दी सूख जाएगा और जो बिना फैलाए सुखाएंगे वो बाद में सूखेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल बढ़ने से, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगला तीसरा है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे ही गैसीय अवस्था में आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सत्य है। ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातज वे पदार्थ होते हैं या वे ठोस पदार्थ होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव में बदले बिना सीधे ठोस से गैस में बदल जाते हैं और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। जैसे कपूर, नेप्थिलीन, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। अगला, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, तो ये कथन गलत है। अभी मैंने बताया सतही क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो ये कथन असत्य है। ठीक है, अगला, दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या बोल रहा है कि दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से क्या गैस द्रव में बदल सकती है? बिल्कुल सही बात है। इसी विधि का उपयोग करके सिलेंडर में गैस भरी जाती है, वहां पर दाब को बढ़ाया जाता है और ताप को कम किया जाता है। ठीक है, और इसी गैसीय माध्यम को फिर द्रवित रूप में बदला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एलपीजी कहते हैं। ठीक है, एलपीजी और सीएनजी। सीएनजी क्या मतलब होता है? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित का मतलब है उसको संपीड़ित किया गया है, गैस के कणों पर बल लगा के, दाब लगा के उसके कणों को पास पास लाया गया है। तो ये कथन सत्य है। तो ये आपका चौथा प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लग रहा है कि ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है और आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासेस की जानकारी आपको समय पर मिल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो जल का जो गलनांक है, यानी कि जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? अभी मैंने बताया था 273.15 केल्विन। ठीक, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। अगला, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। तो 300 में से अगर हम 273 को घटा देंगे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। तो यह सूत्र आपको याद रखना है, सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। ठीक है, तो 300 में से मैंने 273 घटा दिया, तो कितना बचा? 27 डिग्री सेल्सियस। अगला, जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब जिस पर उबलना शुरू करता है कोई द्रव पदार्थ, यानी द्रव वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में या भाप में बदलना शुरू हो जाता है। तो सेल्सियस में कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में कितना होगा? 373.15 केल्विन। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं। सेल्सियस में पूछे तो 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में पूछे तो 373.15 केल्विन। ठीक, अगला प्रश्न संख्या 4, पदार्थ मुख्यतः किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन सी मुख्य अवस्था है? ठोस, द्रव और गैस। ये पदार्थ की मूल अवस्था है 3। अगला, कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? तो एक साधारण कमरे का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है? ऊपर ही होता है।
सामान्य कितना माना जाता है 10 डिग्री सेल्सियस। और ऐसी स्थिति में जो जल की अवस्था है वो क्या होती है, वो द्रव होती है। क्या होती है, द्रव होती है। अगला है दाब का मात्रक क्या है, तो बच्चों दाब का मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है, पास्कल। दाब का सूत्र क्या होता है, P बराबर F/A, बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, और अगर इसकी यूनिट पूछे तो क्या होगी, न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगी, न्यूटन बटे में मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है विसरण को परिभाषित कीजिए। विसरण को परिभाषित कीजिए। तो विसरण की परिभाषा क्या होती है कि ठोस, द्रव और गैस के अणुओं का, ठोस, द्रव और गैस के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। विसरण का मतलब है बहना, ठीक है, फैलना। तो ठोस, द्रव और गैस के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न मैंने अलग से लिख रखे हैं क्योंकि इनके उत्तर बड़े बड़े हैं, तो मैं बोल के आपको काफी ज्यादा समय लगेगा, तो मैंने इनके आंसर लिख रखे हैं जहां पर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अति लघुरात्मक प्रश्नों की ओर। ये प्रश्न लगभग आपके 2-2 अंकों वाले प्रश्न होंगे जिनके जवाब आपको 3 से 4 लाइन के अंदर देने हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं उन प्रश्नों की ओर। देखें, पहला प्रश्न है कि ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है। ठोस की अपेक्षा जो द्रव पदार्थ है उनमें विसरण यानी बहने का गुण अधिक क्यों होता है। तो देखें, द्रव अवस्था में कणों में ठोस अवस्था वाले कणों की तुलना में अधिक स्थान और उनके बीच आकर्षण बल क्या होता है, कमजोर होता है। मतलब क्या कह रहा है कि द्रवों के अंदर जो कणों के बीच का रिक्त स्थान है और जो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा कम होता है या कमजोर होता है। ठीक है, अतः जो द्रव के कण होते हैं वो ठोस पदार्थ की तुलना में स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। इसीलिए उनके प्रसार की दर यानी फैलने की दर या जो विसरण का गुण है वो ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। आया समझ में? फिर से सुनो, होता क्या है, द्रव पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनके बीच का कणों के बीच का आकर्षण बल ठोस पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल से क्या होता है, थोड़ा कमजोर होता है। इस वजह से द्रव के जो कण हैं वो ठोस की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसी वजह से द्रव पदार्थों में विसरण यानी फैलने का गुण ठोस की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो भौतिक अवस्था में किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है जैसे ठोस, द्रव या गैस, तो उसमें परिवर्तन करने के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मा को क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जैसे कोई ठोस पदार्थ है, इसको हमें किसमें बदलना है, द्रव में, तो इसको द्रव में बदलने के लिए जिस ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी उस ऊष्मा को कहेंगे गुप्त ऊष्मा। इसी तरह जैसे द्रव को गैस में बदलना है तो द्रव को गैस में बदलने के लिए जिस ऊष्मा या ताप की जरूरत पड़ेगी उस ऊष्मा को कहेंगे गुप्त ऊष्मा। तो किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या जो ऊर्जा उपयोग में लाई जाती है उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो देखें, वायुमंडलीय दाब पर, किस पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, किसको, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की क्या कहते हैं, प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम ठोस को, ठीक है, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, ठीक है, उसी ऊष्मा को कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। देखो, संगलन, गलन का मतलब है वो ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होती है उसे कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि भौतिकी में किसी पदार्थ का ठोस से सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो रूपांतरण है, वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है,
भौतिकी में किसी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कुछ पदार्थों के नाम जैसे कपूर में कपूर क्या है, एक प्रकार का ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन नहीं है, नेफ्थलीन है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और सूखी बर्फ, ये कुछ ऐसे पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। यानी इनको गर्म करने पर ये ठोस से सीधे गैस में और ठंडा करने पर गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। ये बीच की जो अवस्था है द्रव, उसमें नहीं बदलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निक्षेपण। निक्षेपण क्या है? निक्षेपण भी एक ऊष्मागतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस, ठीक है, देखो ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? ठोस से सीधे गैस, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और गैस से सीधे ठोस, ठीक है, गैस से सीधे ठोस, ये वाली इसकी उल्टी प्रक्रिया, गैस से सीधे ठोस में बदलने की जो क्रिया है वो कहलाती है आपकी निक्षेपण। मतलब ये ऊर्ध्वपातन की उल्टी प्रक्रिया है, ठीक है। निक्षेपण क्या है? जिसमें कोई गैस बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस बन जाती है, उसे कहते हैं निक्षेपण। यानी ये ऊर्ध्वपातन की उल्टी क्रिया है, ठीक है। अगला, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं और क्यों? तो आपको पता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? हम शुष्क बर्फ कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर ये द्रव में नहीं पिघलती है, इसकी बजाय ये सीधे ही गैस में बदल जाती है। यानी ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक प्रकार का ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। इसको गर्म करने पर ये द्रव में बदले बिना सीधे गैस में बदल जाता है, अतः इसको शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला, गलनांक किसे कहते हैं? गलनांक का मतलब है गलना, पिघलना। मतलब वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल के क्या बदलता है? द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का, उस ताप को, उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है, उस ताप को, उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक वायुमंडलीय दाब पर कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ इस ताप पर जल में बदलना शुरू हो जाता है, अतः बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो क्वथनांक को इंग्लिश भाषा में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी वो तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है। क्वथनांक उस ताप को कहते हैं जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यानी वो तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है, भाप या वाष्प बनना शुरू हो जाता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का जो क्वथनांक है वो 373.15 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगला, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी कारक के नाम बताइए। तो पदार्थ की अवस्था का जो परिवर्तन है, ठीक है, वो दो कारकों के माध्यम से किया जा सकता है, या तो तापमान में परिवर्तन करके या फिर दाब में परिवर्तन करके, ठीक है। या तो ताप में परिवर्तन करके या दाब में, ठीक है। ताप में परिवर्तन करके आप ठोस और द्रव की अवस्था को बदल सकते हैं, और दाब में परिवर्तन करके आप गैस की अवस्था को बदल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, संघनन क्या है? तो संघनन का मतलब है वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर का मतलब है ठंडी होकर किसमें बदल जाती है? द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उसे कहते हैं संघनन। वो प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर यानी ठंडी होकर द्रव के रूप में बदल जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं संघनन। जैसे आपने सुना होगा वाष्प, जल वाष्प का द्रव के रूप में बदलना यानी पानी की बूंदों के रूप में बदलना, जिसके फलस्वरूप वर्षा होती है, तो वो संघनन क्रिया के कारण ही होता है, क्योंकि समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है, और जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वो द्रव की बूंदों के रूप में क्या होता है? द्रव की बूंदों के रूप में बदलता रहता है, और जब भारी हो जाता है तो वर्षा की बूंदों के रूप में फिर धरती पर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा क्या है? आप सब जानते हैं प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। जैसे नियोन बल्ब के अंदर नियोन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या अन्य कोई गैस भरी होती है, और जब इनमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तो यह गैस क्या हो जाती है? आयनीकृत हो जाती है, यानी आवेशित हो जाती है, धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। और आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर एक चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे ही हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। अगला,
क्या सामग्री या पदार्थ में कोई समानता है? तो हाँ, सभी पदार्थों में दो समानता होती है। एक तो सभी पदार्थों का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और सभी पदार्थ क्या करते हैं, कुछ न कुछ स्थान घेरते हैं। ये सभी पदार्थों के अंदर समानता होती है कि पृथ्वी का चाहे कोई भी पदार्थ हो, चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, सभी पदार्थों का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि जब 50 ग्राम चीनी को 100 ml पानी में घोला जाता है तो आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है। इस अवलोकन से पदार्थ की किस विशेषता का वर्णन किया गया है? क्या बोला है कि आपके पास 50 ग्राम क्या है, चीनी है, ठीक है, और 100 ml क्या है, आपके पास पानी है। इस पानी के अंदर आपने चीनी को घोल दिया तो इस पानी के आयतन में कुछ भी वृद्धि नहीं होती है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है? तो इससे यह मालूम पड़ता है कि पानी के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, जिसमें चीनी के कण क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, उसमें अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस वजह से उसके आयतन में कुछ भी वृद्धि नहीं होती है। ठीक, अगला क्या होता है जब एक फुलाए हुए गुब्बारे में एक पिन को चुबा दी जाते हैं? इस प्रेक्षण द्वारा प्रदर्शित गैसीय अवस्था के गुण धर्म का नाम लिखिए। तो जब एक फुलाए हुए गुब्बारे के अंदर पिन चुबा दी जाती है तो गुब्बारा क्या हो जाता है, फूट जाता है और उसमें क्या होता है, विसरण होता है, यानी जो गैस है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, वायुमंडल के अंदर फैल जाती है, अतः उसमें विसरण का गुण देखने को मिलता है। अगला, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो पानी में डेटॉल की एक बूंद डालने से होता है। तो जब डेटॉल को पानी के अंदर मिलाया जाता है तो क्या होता है, विसरण होता है कि डेटॉल की जो बूंद है वो पानी की बूंद के साथ क्या हो जाती है, मिल जाती है, घुल जाती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कथन पदार्थ की किस भौतिक अवस्था पर लागू होते हैं? असंपीड्य और निश्चित आकार नहीं। तो असंपीड्य है यानी जिसको दबाया नहीं जा सकता, लेकिन आकार निश्चित नहीं है, तो वो कौन होते हैं, द्रव होते हैं। दूसरा, संपीड्य, जिनको दबाया जा सकता है, यानी दबाकर दाब लगाकर उनके कणों को पास पास लाया जा सकता है, लेकिन आयतन निश्चित नहीं होता है, तो वो कौन से होती है, गैस होती है। लेकिन बात करें ठोस की, तो ठोस के अंदर संपीडिता क्या होती है, ठोस के अंदर संपीडिता बिल्कुल नगण्य होती है, न के बराबर। आकार कैसा होता है, आकार निश्चित होता है। आयतन कैसा होता है, आयतन भी कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक, अगला, पदार्थ की उस अवस्था का नाम बताइए जिसमें कणों की परतें एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकती है। तो वो कौन सी अवस्था होती है, द्रव अवस्था। और दूसरा है, आकर्षण के बहुत कमजोर बल के कारण कण बेतरतीब ढंग से घूमते हैं, यानी अनियंत्रित गति से घूमते हैं, तो वो कौन सी अवस्था है, वो गैसीय अवस्था है, क्योंकि गैस के कणों के बीच में आकर्षण बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है, अतः उसके कण अनियंत्रित गति से चारों दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं। अगला, घनत्व की परिभाषा। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन, ये सूत्र होता है। यदि आयतन 1 हो जाए तो घनत्व किसके बराबर होगा, घनत्व आपके द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन, यानी आयतन अगर 1 हो जाए तो उसके द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जाता है। घनत्व का मान क्या है, द्रव्यमान बटे में आयतन, और यदि आयतन 1 हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान है वही उसका घनत्व कहलाता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम बटे में मीटर क्यूब। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से किस कण में सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? तो सबसे अधिक किसमें होता है, ठोस में होता है, उसके बाद किसमें होता है, द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। ठीक है, तो इसमें से जो NaCl है जो कि ठोस पदार्थ है उसमें सबसे अधिक आकर्षण बल देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बर्तन की दीवारों पर ठोसों की अपेक्षा गैस अधिक दाब क्यों डालती है? तो गैस के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ही कम या न के बराबर होता है। इस वजह से जो गैस के कण हैं वो काफी तेज गति से बेतरतीब ढंग से यानी अनियंत्रित गति से क्या होते हैं, गति करते हैं, चलते हैं, और वे आपस में और साथ ही साथ उस कंटेनर की दीवारों से भी टकराते हैं। अतः बर्तन की दीवारों पर गैसें हैं वो ठोस की अपेक्षा बहुत अधिक दाब डालती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन तेजी से विसरित होता है? सबसे अधिक कौन फैलेगा, जल वाष्प, मोम या एथिल अल्कोहल? तो विसरण का सबसे अधिक गुण किसमें पाया जाता है, गैस में, तो जल वाष्प में विसरण सबसे अधिक देखने को मिलेगा। अगला, हमें बर्फ के ठंडे पानी वाले गिलास की बाहरी सतह पर
पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है? तो हवा में मौजूद जो जलवाष्प है वो कांच की जब ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो अपनी ऊर्जा को खो देती है और पानी की बूंदों के रूप में क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, हवा में मौजूद जो जल वाष्प है जब वो कांच की ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो अपनी ऊर्जा को वो खोकर पानी की बूंदों के रूप में क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है। अगला, क्या तीनों अवस्थाओं में सामग्री मौजूद हो सकती है? तो हाँ, तापमान और दाब की विभिन्न स्थितियों में कोई सामग्री तीनों ही अवस्थाओं में मौजूद हो सकती है। प्रकृति में केवल एकमात्र ऐसा पदार्थ है और वो है जल, जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, ठोस अवस्था में वो किस रूप में पाया जाता है? बर्फ के रूप में। ठीक है, द्रव अवस्था में वो पानी के रूप में, और गैसीय अवस्था में वो जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। तो प्रकृति में जल वाष्प, जो जल है, वो एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने आपके चैप्टर 1 के जितने भी छोटे छोटे प्रश्न जो काफी इंपॉर्टेंट है वो बन रहे थे, उन सभी की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। उम्मीद करता हूं इससे बाहर आपको परीक्षा में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो इसके अगले पार्ट में हम जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, जो थोड़े बड़े बड़े प्रश्न बन रहे हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। तो यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।